आज के वीडियो में मकाओ एक छोटा सा आइलैंड सिटी जो आज दुनिया का कसिनो कैपिटल कहलाता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ कसिनो तक सीमित नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ इन द चाइनीज़ किंग डायनेस्टी, जब यहाँ एक छोटा सा फिशिंग और ट्रेडिंग पोर्ट था। फिर 16वीं सेंचुरी में आए पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स और मकाओ बन गया उनका एशिया में सबसे पहला यूरोपियन कॉलोनी। 400 साल तक पोर्चुगीज़ रूल यहाँ पर थी, जिसका कल्चरल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस आज भी आपको क्लियरली इस शहर में देखने को मिलता है। 1999 में मकाओ फाइनली चाइना को वापस मिला एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। आज मकाओ दुनिया के सबसे बड़े गैम्बलिंग हब्स में से एक है, लास वेगास से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ का मिक्स ऑफ ईस्ट मीट्स वेस्ट चार्म, गैम्बलिंग लॉज और लग्जरी कसिनोज़ ने इसे बना दिया है एक ग्लोबल हॉटस्पॉट। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे हम हांगकांग से। ट्रैवल करेंगे 55 किलोमीटर से भी ज़्यादा दुनिया के सबसे बड़े सी क्रॉसिंग ब्रिज दी हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज पे। तो आज के वीडियो में ये और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकल रहे हैं मकाओ के लिए एंड मकाओ सीरीज़ की ये पहली वीडियो होगी। इसमें मैं आपको सब कुछ डिस्क्राइब करूँगा कि मैं क्यों बस से जा रहा हूँ और क्या क्या ऑप्शंस हैं जाने के लिए एंड मकाओ क्यों जाना चाहिए। ओके, तो मैं पहुँच गया था प्रिंस एडवर्ड सिमशा सुई से आई गेस 3 या 4 स्टेशन और पहले आता है। तो 8 बजे की बस थी। बस मैंने इसलिए लिया है बिकॉज़ 2 चीज़ें हैं जो आपको बस से दिखती हैं। वैसे तो फेरी से भी दिख सकती हैं, फेरी भी एक ऑप्शन होता है यहाँ से मकाओ जाने का। प्राइजेज़ लगभग 200-300 का ही डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। कभी कभी तो 100 रुपये का भी डिफरेंस नहीं होता है। एंड फेरी कंपैरेटिवली फ़ास्ट भी है, 1 घंटे में आपको पहुँचा देगी, जबकि बस आपको 4 घंटे लेती है। बट फिर भी लोग बस लेते हैं। या फिर क्यों बस लेना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि इस बस रूट में आपको दुनिया का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज जो है वो देखने को मिलता है, विच इज़ नोन एज दी हांगकांग मकाओ ज़ुहाई सी लिंक ब्रिज। ज़ुहाई जो है वो चाइना में एक जगह है एंड मकाओ, जैसा कि आप जानते हो, हम जा रहे हैं अभी। इस ब्रिज पे काफ़ी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए गए हैं, केबल ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं और अंडर सी टनल भी है। तो ये सारा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आगे तक बने रहिए। अभी बस का वेट कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद बस आ जाएगी। ऑक्टोपस कार्ड मैंने रिटर्न कर दिया था। मुझे जो भी मेरा बैलेंस था वो मिल गया था। $11 डिडक्ट हुए थे, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हाईली रिकमेंडेड है, जाके चेकआउट कीजिए। बहुत कुछ बताया मैंने उसमें। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे लिंक भी कर दूंगा। तो अभी बस का वेट करते हैं एंड चलते हैं मकाओ। बस स्टार्ट हो चुकी है एंड तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। अभी भी हांगकांग में ही है, वैसे सिटी में ही, बट निकल रहे हैं यहाँ से। पीछे एक जापानीज़ रेस्टोरेंट था, कल रात में मैंने खाना वहीं पे खाया था। एक्चुअली रीज़न ये था कि 12 साढ़े 12 बज चुके थे एंड कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। मतलब जो दिख रहा था मैकडोनल्ड वगैरह खुला हुआ था, बट मैंने सोचा कि फॉर अ चेंज कुछ नया डिफरेंट ट्राई करते हैं।
भी नहीं पूछा एक्चुअली में, बस पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मकाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टैंपिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। एक जो एंट्री जो स्लिप देते हैं लैंड करते टाइम, वही स्लिप मैंने देखा कि उसको लिया भी नहीं और नया कोई स्लिप भी नहीं जनरेट किया। सेम वही स्लिप जो है वो अभी भी मेरे पासपोर्ट में पड़ा हुआ है। मे भी हो सकता है मकाओ में निकालते होंगे, अब वो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट सुपर इजी, कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं किया। ये ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 55 किलोमीटर यानी 34 मील से भी लंबा ब्रिज और एक टनल सिस्टम हांगकांग को मकाओ और मेनलैंड चाइना के जुहाई से कनेक्ट करता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पिंक डॉल्फिन भी देखने को मिलेगा। वेलकम टू द कैसीनो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मकाओ। तो मकाओ के साइड इमिग्रेशन हो गया। जो स्लिप था हांगकांग वाला वो उन्होंने लिया नहीं, बस मेरे से एक PAR जो था हांगकांग का बस वो मांगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत इजी सिंपल प्रोसेस था। टोटल टाइम जो मुझे यहाँ आने में लगा है लगभग 2.5 घंटे। कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है तो 3.5-4 घंटे भी लग जाता है, बट आज मैं अर्ली मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उतना टाइम नहीं लगा। मैं सुबह 8 बजे निकला था और अभी 10 सवा 10 हो रहा है। तो पहले यहाँ से मैं उतरा हूँ ग्रैंड लिस्बोआ पे। यहाँ से मैं अभी बस लूँगा MT1 एंड लेके मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। मेरा एक लगेज है उसको मैं क्लॉक रूम में रखूँगा और उसके बाद फिर घूमेंगे मकाओ को। ओके, तो एयरपोर्ट आ गया हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले लगेज रखा। अगर 7 घंटे या 7 घंटे से कम है तो 10 मैकनीज़ पटाखा यहाँ की करेंसी है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो वो लगती है। एंड अगर आप एक दिन के लिए रखते हो या 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा रखते हो तो आपको 80 मैकनीज़ पटाखा जो है वो पे करना पड़ेगा। लगेज रखने के लिए आप डिपार्चर्स एरिया में आओगे एंड डिपार्चर्स एरिया में एंटर करते के साथ सबसे एंड में आपको जाना है। वहाँ पे लेफ़्ट लगेज करके एक बोर्ड लगा होगा। आपको वहाँ जाकर अपना लगेज ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने से पहले आपको ओवर साइज़ लगेज एरिया में अपना जो लगेज है उसको स्कैन कराना पड़ेगा और उसके बाद आप वहाँ जाकर रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑक्टोपस कार्ड नहीं चलता है और सबसे ज़्यादा मैं मिस उसी को कर रहा था। बट
बस में अगर आपको ट्रैवल करना है एंड आपके पास हांगकांग डॉलर है या फिर आपके पास कैश है, तो आपको 6 MOP यानी मैकनीज पटाखा या फिर 6 हांगकांग डॉलर, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रेट पे दोनों वर्क करते हैं, तो उतना आपको पे करना होगा। चेंज रखना होगा। अगर आपके पास चेंज नहीं है किसी रीज़न से, तो फिर जो भी नोट आप डालोगे अंदर वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको चेंज नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ पे आकर लगेज रखोगे, तो लगेज रखने के बाद जब लगेज इवनिंग में या जब कभी भी आप कलेक्ट करोगे, तो उस टाइम पे आपको इस तरीके की एक स्लिप मिलेगी, ऐसी एक स्लिप मिलेगी। ये स्लिप आपको वहाँ पे दिखानी होगी और जो भी अमाउंट होता है वो पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक बात। मैंने यहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सचेंज काउंटर्स थे, तो वहाँ पे जाकर एक्सचेंज कराया है, बिकॉज़ वैसे भी आज दिन भर के लिए यूज़ होगा ही। तो 500 हांगकांग डॉलर्स मैंने एक्सचेंज किए हैं। लगभग 506 के आसपास का रेट मिला है। अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 525 होता है, तो तकरीबन मुझे 521 होता है। तो 521 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 15-16 हांगकांग डॉलर, यानी कि लगभग 150 रुपये का कमीशन या जो भी एक्सचेंज मार्कअप है वो उन्होंने कट किया है। अब उससे ज़्यादा अगर मैं ATM से विड्रॉ करता तो मेरा उसमें कट जाना था। हालांकि हांगकांग डॉलर्स भी काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है यहाँ पे, बट कहीं कहीं मैं देख रहा था कि वो नहीं ले रहे थे जब मैं बस से आ रहा था। तो पता नहीं क्या है सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आया, और लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ करा के अपने पास रख लेता हूँ। मैक्सिमम जगहों पे हांगकांग डॉलर ही यूज़ करूँगा। करेंसी आपको दिखा देता हूँ कैसा है। और यहाँ पे मकाओ पास चलता है। जैसे अपने यहाँ, जैसे हांगकांग में हांगकांग डॉलर्स के साथ साथ ऑक्टोपस कार्ड काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है, तो वैसे ही यहाँ पे भी M कार्ड है, विच इज़ द मकाओ पास। ये मैंने लिया है 130 मैकनीज पटाखा का। पीछे 7-Eleven से 30 मैकनीज पटाखा जो है वो है डिपॉजिट, और 100 मैकनीज पटाखा का इसमें बैलेंस था। तो वो हो गया एक बात। और करेंसी आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ की करेंसी, ये 100 का नोट है और बाकी का 20 का नोट है और लास्ट वाला 10 का नोट है। पीछे से दिखाओ तो ऐसा दिखता है। ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि एक दिन के लिए ही आया हूँ, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि खर्च होना चाहिए। और प्लस मैंने कार्ड ले लिया है, तो बसेस में भी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है वैसे तो मकाओ। तो हम एक्सप्लोर करेंगे मोस्टली बस से, और जब भी मैं एक पार्ट में पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद का एरिया मैं पैदल वॉक करके भी आई थिंक कर लूँगा कवर। तो चलते हैं, पहले बस लेते हैं और यहाँ से हम जाते हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। बसेस में ध्यान रखना आप कि कभी कभी ना जो ड्राइवर होते हैं उनको बिल्कुल भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो एक छोटा सा बैरियर हो सकता है। आप उनको समझाने की भी कोशिश करोगे तो पता नहीं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो समझने के लिए रेडी भी नहीं रहते हैं। चलो, तो बस मिल गई है। नोटिस किया सबसे पहला चीज़, नॉर्मली कैश अगर आप डालते हो तो 6 मैकनीज पटाखा या फिर हांगकांग डॉलर लगता है, बट अगर आपके पास ये मकाओ कार्ड है तो 3 मैकनीज पटाखा ही है कहीं पे भी जाने का। और जब आप एंटर करोगे ना, उसी टाइम पे आपको कार्ड जो है वो टैप करना होगा या फिर अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। ये जैसे देखो, ये बस जो है ये पेरिशियन जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे फेमस यहाँ पे कसिनोज़ हैं। जैसे सामने आपको जो कसिनो दिख रहा है ये वेनिशियन है, तो वैसे ही यहाँ पे पेरिशियन, वेनिशियन, लंडनर, इस तरीके से MGM, लिस्बोआ, इस तरीके के नाम के काफ़ी सारे कसिनोज़ देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि मकाओ जो है वो एक्चुअली में चाइनीज़ एक सोंग डायनेस्टी थी। 1960 से 2079 तक ये सोंग डायनेस्टी के अंदर आता था। और जो सोंग डायनेस्टी में जो सदर्न पार्ट के रिफ्यूजीज़ थे, उन्होंने स्केप किया मंगोलियन इन्वेजन को, और उसके बाद वो यहाँ मकाओ में आए। ऐसे ही 1513 में फर्स्ट टाइम यूरोपियंस जो थे वो मकाओ पहुँचे। पोर्चुगीज़ बेसिकली पहुँचे ट्रेड के रीज़न से। वाह, ये बहुत सुंदर रोड है। तो
1557 में पोर्चुगल को ट्रांसफ़र किया गया मकाओ रीजन फॉर ट्रेडिंग पोस्ट, यानी ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए इस रीजन में मकाओ को पोर्चुगीज़ को दे दिया गया। हांगकांग में 2 ओपीएम वॉर हुआ था, 1849 से 62 या 63 तक और 1856 से 1860 तक। एंड उसके बेसिस पे हांगकांग का ट्रांसफ़र जो है वो ब्रिटिश को हुआ। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि डायरेक्टली मकाओ रीजन तो किसी वॉर में इंक्लूडेड नहीं था, जैसे हांगकांग था फिर भी। बट मकाओ का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था ज़रूर ओपीएम वॉर के वजह से। चारों तरफ बस कसिनोज ही कसिनोज दिख रहा है। सो 1999 में पोर्चुगीज़ ने वापस मकाओ को ट्रांसफ़र कर दिया टू चाइना। और मकाओ को जब ट्रांसफ़र किया गया टू चाइना तो 1 कंट्री 2 सिस्टम के बेसिस पे, जैसे हांगकांग को भी 1 कंट्री 2 सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया गया, बिल्कुल वैसे ही मकाओ को भी रखा गया विथ बहुत हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। 2023 में मकाओ का जीडीपी वो $65.1 बिलियन। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे देशों का जीडीपी भी इतना नहीं होता है जितना ये एक छोटे से शहर का है। एंड 98,000 अप्रॉक्स $US यहाँ का पर कैपिटा इनकम है। एक रेफरेंस के लिए बताऊँ तो इंडिया में पर कैपिटा इनकम इज़ रफली अराउंड 2,500 से 2,800 के आसपास होगा। तो अभी हम आ गए हैं फिशरमैन्स वॉफ में। ये वैसे तो मकाओ प्राइमरीली फेमस है अपने कसिनोज़ के लिए, बट ये भी एक जगह है काफ़ी पॉपुलर। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। पर्पस था पोर्चुगीज़, रोमन, मेडिटेरेनियन स्टाइल के जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली जो फिशरमैन्स का जो लाइफस्टाइल होता था उस चीज़ को डिपेक्ट करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। यहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्राइमरी पर्पस था डेवलप करने का कि मकाओ का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बेसिकली काफ़ी डिपेंडेंट है कसिनोज़ पे, गैम्बलिंग पे, तो उसको डाइवर्सिफाई करने का कुछ और नए लोकेशंस ऐड किए जाए जिससे टूरिस्ट जो हैं वो जो गैम्बलिंग के अलावा यहाँ पे अगर विज़िट करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ ऑप्शंस रहे। तो यहाँ के व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ एंड उसके बाद फिर चलेंगे दूसरे लोकेशन पे। बाकी अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो है ही घूमने के लिए, बट उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ऐसे प्रोमेनाड बना के रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आ सकते हो। साइड में कैफ़ेज़ वगैरह हैं, सिटिंग एरिया भी है, आराम से बैठो, चिल करो, जितना देर तक टाइम स्पेंड करना है कर सकते हो। दिख रहा है कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो थोड़ा देर मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा एंड उसके बाद चलेंगे दूसरे लोकेशन पे एंड वहाँ के फिर व्यूज़ दिखाऊँगा, बट पहले आप यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करो। एंड जो भी फेमस लोकेशंस हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ का ब्रिज का स्ट्रक्चर सब ना बहुत ही डिफरेंट है, मतलब पता नहीं क्यों जानबूझ के वैसा बनाया है कि क्या रीज़न है। ऊपर नीचे ऐसा तो ब्रिज ही नहीं देखा है मैंने। यूजुअली ब्रिजेस जो होते हैं वो सीधा होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ, एकदम प्योर यूरोपियन स्टाइल में घर जैसे होते हैं ना, वैसे ही घर बनाने की कोशिश की है इन्होंने। और ये पूरा का पूरा प्रोमेनाड भी एकदम वैसे ही दिख रहा है, लग रहा है जैसे वेनिस में आ गया हो।
बेसिकली कमर्शियलाइज़ करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। फाइनली धूप निकल आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिटेल शॉप्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं, उसके अलावा बाकी के जो रिटेल डिफरेंट टाइप के स्टोर्स होते हैं वैसा ही है। कमर्शियल एरिया है बेसिकली, और पूरा फुल ऑन यूरोपियन वाइब्स दिया गया है उसको। आप अगर कुछ शॉपिंग नहीं भी करते हो तो यहाँ आके खाना पीना कर सकते हो, और प्रोमेनाड है एक खूबसूरत सा, उसको एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं प्रोमेनाड के साइड से ही गुज़रूँगा तो वो आपको दिखाता हूँ। एंड कुछ भी नहीं तो यहाँ आके पिक्चर्स तो अच्छे ले ही सकते हो, क्योंकि लोकेशन अच्छा है, बढ़िया बनाया है और मेंटेन भी अच्छा करके रखा हुआ है सारा कुछ। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो पीछे फूड ट्रक है, तो ऐसे ही आपको फूड ट्रक्स, रिटेल शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स इस तरीके से दिखेंगे। अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी, तो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे हांगकांग से हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है शायद। एंड काफ़ी सारे लोग जो है वो हांगकांग से मकाओ या मकाओ से हांगकांग डेली बेसिस पे हेलीकॉप्टर से भी ट्रैवल करते हैं। तो मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होगे कैफ़े है, इस साइड पे भी कैफ़े है। तो इसी तरह के आउटलेट्स आपको देखने मिलेंगे। पीछे प्रोमेनाड है, दिख रहा होगा। तो ऐसे जगहों पे अगर आपको आना पसंद है, टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। मेरे हिसाब से तो अच्छा एरिया है, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे केवल कसिनो है, उसके जगह अगर आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है तो फॉर अ चेंज अच्छा एक्सपीरियंस उसको मैं कहूँगा। थोड़ा सा इस एरिया को और एक्सप्लोर करते हैं, फिर दूसरे साइड चलेंगे, दूसरे तरफ के एरिया में। यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव के जो पार्टीज़ होती हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं, और भी जो इवेंट्स होती हैं इस पर्टिकुलर शहर में, वो मोस्टली यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बिकॉज़ पीछे में स्पेस काफ़ी अच्छा है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया होगा, इन्होंने पूरा ऐसे कोलिजियम का मिनिएचर बना के रखा हुआ है, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अभी सामने पूरा का पूरा एकदम इटालियन डिज़ाइन का सारा घर और जो भी बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है, तो खूबसूरत दिख रहा है। कुछ ग्रुप टूर वाले भी लेके आए हैं, तो वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं और फ़ोटो अपना ले रहे हैं। इस तरीके का रेड एनवेलप देखने को मिलेगा हर जगह। तो ये रेड एनवेलप बेसिकली क्या है, अपने यहाँ जैसे हम फेस्टिवल के टाइम पे, दशहरा हो गया या दिवाली के टाइम पे, अपने से जो हमारे से जो छोटे हैं बच्चे, उनको कैसे पैसे देते हैं कि जाके मिठाई खा लेना या घूम लेना, तो उस टाइप का ही ये भी प्रोसेस होता है। तो यहाँ चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे बच्चों को, अनमैरिड स्पेशली मैंने जो सुना है, उनको पैसे दिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। जैसे हांगकांग में मुझे पता चला था कि उसमें $10, $20, $30, $50 भी होता है, कभी कभी $100 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिलेटिव्स जो हैं वो आपसे कितना ज़्यादा क्लोज़ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये जो टेंपल है ये मकाओ में वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट टेंपल इसको कंसिडर किया जाता है। 1627 में बना था एंड काफ़ी बार रिनोवेट भी हुआ है। रिसेंटली इसका रिनोवेशन 1990 में हुआ था। यहाँ का वन ऑफ दी मोस्ट सेक्रेड लोकेशन एंड यहाँ पे गॉडेस ऑफ मर्सी कुन आयम है एंड उसके अलावा ताओइज़्म भी प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने वहाँ पे हांगकांग में आपको एक ताओइज़्म से रिलेटेड टेंपल दिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना। मैं उसको लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आपके रेफरेंस के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है हांगकांग से मकाओ आने तक का एंड कुछ एक दो लोकेशंस थे जो कसिनो के अलावा आप विज़िट कर सकते हैं मकाओ के अंदर, वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग इट अ लाइक। शेयर करें उन लोगों के साथ जो मकाओ ट्रैवल करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के और कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ। अगले वीडियो में लोग मकाओ जिस चीज़ के लिए आते हैं मैं उसको दिखाऊंगा। इनका फेमस सिनाडो स्क्वायर, सेंट पॉल्स रूइन एंड इनके बहुत ही फेमस कसिनोज।